हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज की क्लास में हम तीन कॉन्सेप्ट्स का कंपैरिजन करेंगे और उनको कंपैरेटिवली समझेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें किस बारे में बताता है। सो लेट्स स्टार्ट। जो आज की क्लास में हम तीन कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व, दूसरा हमारे पास बजट लाइन और तीसरा है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट होगा जिसके लिए हम ये पूरा जो सेकंड पार्ट है वो कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच, या जिसको हम कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसके बाद वो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो हमें पता है, फिर भी हम इनके बारे में समझ लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन बजट लाइन क्या होती है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। तो मैं इनके बारे में लिख लेता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ various alternative combination of bundles of two goods, bundles of two goods which will give equal satisfaction, which will give equal satisfaction, जो कि हमें क्या करते हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। मतलब हमने देखा था इंडिफरेंस का वो कर्व होता है जहां पर हम दो गुड्स का कंजम्पशन करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में और वो सारे कॉम्बिनेशन हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। जैसे कि हमने इसका डायग्राम देखा था, मान लो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, हम दो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, पिज्जा एंड बर्गर, और फिर हमारे पास क्या बने थे, अभी हम देखते हैं, हमने इसको भी लिख देते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे को अगर हम 1 2 3 4 5 15 10 6 3 1, इसको हमने नाम दिया ABCDE। तो हमने यही कहा इंडिफरेंस कर्व में किसी भी लेवल पे हम दो गुड्स का कंजम्पशन करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन पे, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमें क्या करेंगे, इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, ऐसे हमने बात करा हमारे पास बजट लाइन क्या था, इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी हमारे लिए तीनों पर डायग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल combination of two goods which can be purchased with given income and price, और लास्ट में था एंड cost of each combination is equal to money income of consumer, is equal to money income of consumer। ठीक है, बजट लाइन क्या था हमारा, बजट लाइन था हमारे पास जहां पर हम क्या करते हैं, दो गुड्स को कंज्यूमर अलग अलग कॉम्बिनेशन में परचेज करता है और उस सभी कॉम्बिनेशन में उसकी जो कॉस्ट होती है गुड्स की वो उसके मनी इनकम के बराबर होती है। इसका हमने डायग्राम देखा था, इसका कुछ डायग्राम था ऐसा, कॉम्बिनेशन
फिर हमने कहा था मान लो आप यहाँ पे पिज्जा लेते हो, आप यहाँ पे लेते हो बर्गर, ठीक है, और फिर आगे यहाँ पे मनी स्पेंड किसके इक्वल होता है? मनी स्पेंड होता है इनकम के इक्वल, ठीक है। तो हमने कहा था कि आप क्या करते हो, 5 4 3 2 1 0, और इसको आप करते हो 0 2 4 6 8 10। तो हमने कहा था अगर इसके अंदर एक चीज और थी, हमने और बताया था कि कंज्यूमर की टोटल इनकम कितनी थी? टोटल इनकम थी कंज्यूमर की 20 रुपीज, ठीक है। और हमने बोला था कि जो पिज्जा का प्राइस है, पिज्जा का प्राइस कितना था हमारे पास? 4 रुपीज ईच, और बर्गर का प्राइस था हमारे पास 2 रुपीज ईच। तो अगर हम 5 पिज्जा ले लेते हैं 4 रुपीज के हिसाब से, तो हम बर्गर एक भी नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारी इनकम कितनी होगी? मतलब हमारा जो इनकम 20 है और खर्चे भी हमारे कितने हुए? 20 हो गए। इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला कि इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये सारे कॉम्बिनेशन है जो कि हमें क्या बताते हैं? विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम। मतलब जो हमारी गिवन इनकम है 20, उस इनकम से हम ये अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। प्राइस में भी चेंज नहीं होना चाहिए और इनकम में भी आपकी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी को हमने कॉम्बिनेशन बोला, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ऐसे यहां पर बोलेंगे तो 4 है, 4 अगर हमने पिज्जा लिया तो एक पिज्जा का प्राइस 4 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2, तो ये कितना बनेगा? 20। हर कॉम्बिनेशन कितने के बनेंगे? 20 के बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग क्या होते हैं? कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, जो कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combination of two goods, possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। कह रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर दो गुड्स का प्रोडक्शन होता है। हमारी इनकम भी क्या रहेगी? हमारी कांस्टेंट रहेगी, जो हमारा जो रिसोर्सेज है वो भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें भी हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बना था वो हमारा कॉम्बिनेशन था क्या? कॉम्बिनेशन बोल दो, यहां पर हम कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटीज बोल देते हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, है ना? हमारे पास जैसे हमारे पास कितने थे? 2 गुड्स थे। पिज्जा की बात करते हैं और बात करते हैं हम बर्गर की, ठीक है। तो पिज्जा और बर्गर, तो हमने यहां पे बात करी थी, मान लो ए बी सी डी ई एफ। तो यहां पर होगा 20 1 2 नहीं, यहां पर बात करते हैं हम 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास का जो था इसका, उसके बाद हमारे पास 15 के बाद कितना था? 11 6 0, 11 6 6, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था? इसका शेड्यूल था। हमने बोला था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है, जो कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई अगर हम पिज्जा 21 बनाएंगे तो बर्गर हमारा 0 बनेगा। अगर हम पिज्जा को जैसे जैसे बर्गर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा इसको, बल्कि इसको उल्टा कर सकते हैं। यहां पर इस केस में हम पिज्जा इसको कर सकते हैं और यहां पर बर्गर इसको कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपना पिज्जा बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें बर्गर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और यहां पर हमारे पास मिलता था एमआरटी। एमआरटी क्या होता था? एमआरटी सिंपल से होता था कि एक का गेन करने के लिए कितने का सेक्रीफाइस करा? 1 का। अब फिर
एक का गेन करने के लिए कितने का सेक्रीफाइस करा, 2 का, फिर एक का गेन करने के लिए कितने का सेक्रीफाइस करा, 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। मतलब अगर हम हर केस में देखेंगे कि हमें एक का गेन करने के लिए जो हमारा सेक्रीफाइस है वो क्या होता आ रहा है, पहले केस में 1 का सेक्रीफाइस, दूसरे में 2 का सेक्रीफाइस, फिर 3 का सेक्रीफाइस, फिर 4 का सेक्रीफाइस, फिर 5 का सेक्रीफाइस। तो इस तरीके से हम सेक्रीफाइस करते थे। अब हमारी जो मेन चीज आती थी वो आता था स्लोप। स्लोप से भी पहले इसका हम डायग्राम देख लेते थे कि इस केस में हमारे पास डायग्राम कैसा बनता था। अगर हम देखें इस केस में हमारे पास जो डायग्राम बनता था हमारे पास इंडिफरेंस कर्व का, वो हमारा डायग्राम कैसा बनता था, ऐसे बनता था। इसको हम बोलते थे कॉन्वेक्स शेप। कैसा, कॉन्वेक्स शेप का हमारा क्या बनता था, डायग्राम बनता था। और यहां पर जो हमारा डायग्राम बनता था वो बनता था हमारा स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता था हमारे पास, स्ट्रेट लाइन के कर्व में हमारा डायग्राम बनता था। ठीक है, इसको कहते, ये होता था हमारा बजट लाइन का स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन होता था। और जो इसका डायग्राम होता था हमारे पास, इसका डायग्राम होता था हमारे पास ऐसे, इसको कहते हैं कॉनकेव शेप। ठीक है, कॉनकेव शेप में हमारा डायग्राम बनता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हम इसके स्लोप को क्या बोलते थे, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को क्या बोलते थे, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोला था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता था कि आपने एक का गेन करने के लिए जितने का सेक्रीफाइस करा है, एक पिज्जा का गेन करने के लिए जितना पिज्जा का सेक्रीफाइस करा है, एक पिज्जा का गेन करने के लिए जितना बर्गर का सेक्रीफाइस करा है, जैसे हमने बोला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आपने कितने का सेक्रीफाइस करा है, 5 का सेक्रीफाइस करा है एक को गेन करने के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 का, 10 से 6 हो गए तो 4 का सेक्रीफाइस करा है दूसरे से तीसरे पिज्जा पे आने के लिए। फिर हमने 3 का सेक्रीफाइस करा है, फिर हमने 2 का सेक्रीफाइस करा है। तो ऐसे इसी को कहते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हम एक को गेन करने के लिए जितना भी दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करते थे उसको हम क्या बोलते थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर क्या है, पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में यहां पर भी एक का गेन करने के लिए हम कितने का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। अब इन दोनों में फर्क देखो आप, यहां पर जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्रीजिंग रेट है। वो कैसा है, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट है। और अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर है डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया, जब भी कोई भी गुड्स अगर इंक्रीजिंग रेट में हमारे सेक्रीफाइस करे जाएंगे तो शेप कैसा बनेगा, शेप हमेशा बनेगा कॉनकेव शेप। और जब भी हमारा पास जो गुड्स का सेक्रीफाइस होगा वो डिक्रीजिंग रेट में होगा तो उसका कर्व कैसा होगा, कॉन्वेक्स शेप में। और बजट लाइन का तो आप शेप देख रहे हो कि हमें यहां पर अगर आप देखोगे दोनों में तो पिज्जा का बर्गर का जो गेनिंग हो रहा है वो जिस एक सेम रेशियो में हो रहा है, तो पिज्जा का जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो भी एक सेम रेशियो में हो रहा है। जब भी गेन या सेक्रीफाइस एक सेम रेशियो में होता है तो उसका डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। इसलिए इसका जो कर्व बना है, जो मतलब इसकी जो कर्व ड्रॉ हुआ है वो कैसा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हुआ है। तो इसी के साथ हम एक बात हम देखते थे, जो स्लोप ऑफ इसका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसको बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। यहां पर अगर हम बात करें स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, अगर यही हम बात करें स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम क्या बोलते थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये याद करने वाला है, ये हमें अच्छे तरीके से समझ लेना है कि जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता था वो कैसा होता था, मार्जिनल रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन। और जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं इसको, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, और स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व कैसा होता था, एमओसी बोल दो या एमआरटी बोल दो, ठीक है। तो ये इनके होते थे स्लोप। तो ये इस तरीके से आपके लिए कॉन्सेप्ट, अब कंपैरिजन हमने कर लिया है, तो अब आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।